together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है सोसाइटी मैटर्स. दोस्तों आदाब, मैं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद अफरोज़. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. सोसाइटी मैटर्स इस प्रोग्राम का नाम है, जिसमें हम बात करेंगे आज एक अहम मौजू पे, सद्भावना दिवस. आज हमारे बीच हैं सूबे सियासत के एक मशहूर दानिश्वर प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद जियाउद्दीन साहब हैं, जो मानू में प्रोफेसर भी हैं और मौजूदा हेड भी हैं. हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, ये नहायत ही अहम मौजू है. हर साल 20 अगस्त को ये मनाया जाता है. इसका बुनियादी मकसद कौमी यकजहती, फ़रका वाराना हम आहंगी, अमन, भाईचारे और बाहमी खैर सगाली के जज्बे को फ़रोग़ देना है. लफ्ज़ सद्भावना का मतलब सिर्फ दूसरों को बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए अच्छे जज्बात, एहतराम, हमदर्दी और बाहमी एतमाद पैदा करना भी है. हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, ज़ुबानें, सक़ाफ़ती इलाके, समाजी शनाख्तें एक साथ मौजूद हैं, सद्भावना की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है. हमारी यकजहती का मतलब ये नहीं कि हम अपनी तमाम शनाख्तें ख़त्म कर दें, बल्कि असल खूबसूरती ये है हम अपनी मुख्तलिफ़ शनाख्तों के साथ एक कौम की हैसियत से मिलजुल कर रहें. आज के दौर में जब सोशल मीडिया गलत मालूमात, नफ़रत अंगेज बयानिए और बढ़ती हुई समाजी तक़सीम बाज़ औक़ात हमारे दरमियान फ़ासले पैदा करते हैं, सद्भावना का पैगाम पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गया है. हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए अपने मेहमान डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद जियाउद्दीन साहब का इस्तकबाल करते हैं. सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया. हम आपकी बात सुनने के लिए मुंतज़िर हैं. मैं इस गुफ्तगू को रवायती अंदाज न देकर एक मुकालमे की शक्ल में करना चाहता हूँ, ताकि हम मौजूदा हिंदुस्तान के समाजी हम आहंगी, नौजवानों के किरदार और सोशल मीडिया के असरात जैसे अहम सवालात पर खुलकर बात कर सकें. तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस सवाल से करना चाहता हूँ. मेरा पहला बुनियादी सवाल ये है कि सद्भावना दिवस हमें यकजहती, कौमी यकजहती, फ़रका वाराना हम आहंगी, अमन और बाहमी खैर सगाली का पैगाम देता है. आपके नज़दीक हिंदुस्तान जैसे कसीरुल मज़हबी, कसीरुल लिसानी, कसीरुल सक़ाफ़ती माशरे में सद्भावना का हकीकी मायने क्या है, और आज के इस दौर में इसकी अहमियत क्यों बढ़ गई है? पहले तो बहुत शुक्रिया अफरोज़ साहब, आपने मुझे इस प्रोग्राम सोसाइटी मैटर्स में मदऊ किया. तमाम टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक ऐसे मौजू पर आज ये वक्त तय की जिसकी ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान को बेसाख्ता बहुत बात करने की ज़रूरत है, बहुत गुफ्तगू करने की ज़रूरत है.
और इस पस मंज़र में ये आपका सवाल कि किस तरह से सद्भावना एक अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इस्तिलाह है, जो दरअसल कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के हकीकी ज़िंदगी में कैसे उसे देखी जाए, परखी जाए, समझी जाए, इस पे बहस मुबाहिसा हर साल करनी चाहिए। और बिल्कुल ये बात भी सही होगी कि हम सिर्फ किसी भी ख़ास दिन को मखसूस कर लेते हैं और उसे हम सेलिब्रेट करते हैं, इसकी बहुत ज़रूरत होती है सिंबॉलिक नज़रिए से। लेकिन जो आपका दरअसल बुनियादी सवाल है, आपकी जो एक सोच है, 20 अगस्त तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी के जन्मदिवस पे, उनकी पैदाइश पे ये बात रखी गई और पूरे हिंदुस्तान में इस दिन को हारमोनी, पीस, गुडविल और ये तमाम चीज़ें तमाम मज़ाहिब के साथ, तमाम ज़ुबानों के साथ, तमाम इलाक़े में रहने वालों के साथ, तमाम एथनिक कम्युनिटीज़ के साथ मिलजुल कर कैसे ये हारमोनी तैयार की जाए, पीस कैसी होंगी, नेशनल इंटीग्रेशन का जो ख्वाब हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वाले उन फ्रीडम फाइटर्स ने रखे और हिंदुस्तान की नींव जिन लोगों ने रखी आज़ादी के बाद, उनकी क्या ख्वाहिश थी, इन तमाम चीज़ों के झरोखे हम देख सकते हैं अगर हम इन इस्तिलाहों को हकीकी ज़िंदगी में लाएँ। इसीलिए ये महज सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा नेशनल चैलेंज के तौर पर है कौमी सतह पे, और इससे रूबरू हम होते रहते हैं ज़ाती ज़िंदगी में, हर दिन मिलते जुलते गुफ्तगू करके। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, मानू रेडियो 90 FM में बात कर रहे हैं, हमारी जो कैटरिंग कम्युनिटीज़ हैं जो हमें सुन रहे होंगे, पूरा हैदराबाद सुन रहा होगा, उर्दू ज़ुबान में सुनने वाले लोग बड़ी तादाद में हैं यहाँ पे, या हिंदुस्तानी ज़ुबान में। लेकिन अगर हम इसे किसी ख़ास ज़ुबान में सिर्फ बोलें और तमाम ज़ुबान के लोगों को ध्यान नहीं रखें, तो हम उस पीस बिल्डिंग प्रोसेस को, उस नेशनल इंटीग्रेशन प्रोसेस को ज़िंदा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारी बातें तो वहाँ पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे। यही वजह है कि एक 20 अगस्त को तो तय की गई, लेकिन ये ख़ास कोशिश की गई कि ये महज यादगार के तौर पे दिन ना रहे, महज वो सिंबॉलिक पॉलिटिकल रिटोरिक के तौर पर नहीं रहे कि हमने कहा एक अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ निभाई, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की एक जो ज़िंदगी की कोशिश थी कि नेशनल इंटीग्रेशन, पीस, हारमोनी हमारे समाज में आए। और ये वो दौर था 1990s में, जब आपने देखा हिंदुस्तान में कई इलाक़ों में अफरा तफरी का आलम था, कई सारे क्राइसिस हिंदुस्तान एक नेशन के तौर पे देख रही थी। तो वो एक ख्वाब, और दूसरी ये बात कि कोई भी मुल्क इस तरह नहीं चल सकती, वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन कल्चर, वन वे ऑफ लाइफ, ये जो तस्वुर भी समाज में कुछ लोग देखते हैं, ये इसके बरक्स जाता है। हमें इस बात से बिल्कुल गुरेज करनी होगी और इस बात पे बिल्कुल तय करना होगा कि वननेस जैसी कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं है, ख़ासतौर से हिंदुस्तानी तहज़ीब में, बल्कि एक से ज़्यादा जो तनूअ की बात है, डाइवर्सिटी की बात है। बुनियादी तौर पर ज़िंदगी में डाइवर्सिटी दिखती है तो हमारे ज़ुबान में क्यों नहीं आती, हमारे पॉलिसी में क्यों नहीं आ सकती, हमारे रवैये में क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। हमारी तमाम लिव्ड जो एक्सपीरियंसेस हैं वो डाइवर्सिटी पर ज़िंदा हैं। अगर एक तरह की कल्चर को हम देखेंगे तो हम कभी भी पसंद नहीं करते एक शख्स के नाते, एक समाजी फ़र्द के नाते। लेकिन ये कौन सा मौजू है जिस पे हम बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में कैसा अमन हो, कैसी पीस हो, किस तरह से तमाम मज़ाहिब के लोग आपस में गुफ्तगू करें और वो सिविलाइजेशनल डायलॉग जो हिंदुस्तान में होती रही हैं वो ठहर ना जाए कहीं, वो बल्कि और उसमें संजीदगी आए, उसमें इस तरह की बेहतरी आए कि लोग उसको सेलिब्रेट करें। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ वननेस से बाहर निकलने की बात है और हमारी स्ट्रेंथ इसी चीज़ें में ज़िंदा है। पूरे सालों तक सद्भावना का मतलब ही रहा कि डाइवर्सिटी को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करना है, बल्कि टॉलरेंस को बढ़ाना है, बल्कि रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, बल्कि सेलिब्रेशंस को बढ़ाना है। किन चीज़ों पे? जिसे हम पसंद नहीं करते उसे पसंद करके, जिन चीज़ों को हम नापसंद करते हैं उसे अपनापन, उसमें अपनापन लाकर उन रिश्तों को जोड़ना है जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। ये तमाम ऐसे पहलू हैं इंसानी ज़िंदगी के जो हमारे सद्भावना दिवस के ख़ास मकसद से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि कितने सारे संगीत, पोएट्री, फिक्शन, स्टोरी, सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स रिलीजन पे लिखी गई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे तमाम सुनने वालों को एहसास होगा और वो जोड़ कर देखेंगे कि हम तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। आज के दौर में ओणम कौन नहीं सेलिब्रेट करता, जिसे अब केरल मलयाली लफ्ज़ है। आज के दौर में लोहरी कौन नहीं गाता,
लेकिन वो किसी ख़ास इलाके से था। ये जो सेलिब्रेशंस हैं यही हमारी वननेस होने वाली जो ख़तरे की चीज़ें हैं उसे कम करती हैं और डाइवर्सिटी को दरअसल हकीकी ज़िंदगी में लाते हैं। और एक आखिरी बात मैं इस सवाल में ऐड करते हुए चलूँ कि किसी भी कौम के लिए एक कॉमन इथोस, इमोशंस होना है, एक जज्बा होना है जिसे जो उस कंट्री की, उस पूरे टेरिटोरियल बाउंड्री की सोल होती हैं, रूह होती हैं। वो रूह है सिटीजनशिप का नाता। और एक सिटीजनशिप की जो रिश्तेदारी है हमारी, सिटीजनशिप के नाते हमारे फेलो सिटीजन से क्या रिश्ता होना है, ये हमें संविधान, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन देती है, हमारी आइन देती है। और इसी को पसमंजर में रख के हम सद्भावना दिवस को ज़िंदा नहीं रख सकते, बल्कि सद्भावना दिवस के तमाम चीज़ों को ज़िंदगी में हर दिन हासिल कर सकते हैं। और यही वजह है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये दिन ज़िंदा है। मुझे तो एहसास नहीं था कि ये दिन भी सेलिब्रेट किया जाएगा आने वाले बरसों में, लेकिन आज हिंदुस्तान में ये टॉलरेंसी है जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उम्मीद है कि तमाम लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में पस मंज़र पेश किया, जिसमें आपने सारे नुकात, बहुत ऐसी पेचीदा चीज़ों पे आपने बहुत ही आसानी से खुशफहम अंदाज में अपने नाजरीन के सामने रोशनास किया। इसी से मिलते जुलते चूँकि हम देख रहे हैं कि मौजूदा दौर में एक दुनिया भर में हिंदुस्तान के बारे में ना बात करें, दुनिया भर में जो एक एसिमिलेशन की बात होती है ना, यकसानियत की बात, ये हमारे मुल्क में भी ये बातें हो रही है कि हिंदुस्तान के तई आप क्या समझते हैं? क्या हिंदुस्तान की यकजहती का मतलब यकसानियत है, या फिर इत्तेहाद में तनु यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के असूलों के तहत मुख्तलिफ शनाख्तों का एहतराम करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं? आप कैसे देखते हैं? बड़ी ये बहुत अच्छी बात आपने रखी। दरअसल आपने वजाहती तौर पर इस सवाल को रखा, और पूरे ग्लोब आज के दौर में 21वीं सदी में ऐसे चैलेंजेस से निपटने की कोशिश कर रहा है, और वो उतना ही उलझता चला जा रहा है। शायद एक वजह ये है कि पूरे इंसानी समाज में एक अलग जुनून आज के वक्त में दिख रहा है। वो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट तो करना चाहता है, लेकिन वो डाइवर्सिटी कैसी होगी उसको समझना नहीं चाहता है। और हमारे मुल्क में भी इसकी चैलेंजेस दिख रही हैं। तो बात ये है कि कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जिसके ज़रिए आज के दौर में कम्युनल हार्मोनी को ज़िंदा रखा जा सके, और उन चैलेंजेस को बार बार डिस्कस इस तरह से करना कि अपने घर में बात करें, अपने पड़ोस में बात करें, स्कूल में बात करें, तालीमी इदारों में ही नहीं, मजहबी इदारों में भी बात करें। भाई, उनका भी किरदार बहुत ज़्यादा है। और उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत मेरे नज़र में ये है, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइपिंग। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक सिंबल को किसी भी एक ख़ास आर्टिफैक्ट के ज़रिए, किसी भी एक मौजू के ज़रिए, किसी भी एक घटना के ज़रिए, वाक़े के ज़रिए आपने पूरे कौम को एक जैसा बना दिया। आप ये कहिए कि वेस्ट के लोग ये कहें कि पूरे हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, जो एक दौर में ओरिएंटल की बात जब हो रही थी। लेकिन क्या ये सही है? रैशनलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एक अच्छे जहन से अगर इसे देखा जाए तो ये सोच ही बहुत गलत है। हम अक्सर ये कहते हैं किसी इलाके में, आप शहर में जाएंगे, हैदराबाद में भी जाएंगे, कुछ ऐसे इलाके हैं कि आपको लोग कहेंगे नहीं उधर आप ना जाएं, उधर आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बहुत गंदगी है या कुछ और भी वजह है। तो ये जो प्रेजुडिस है, स्टीरियोटाइप है, आपके लिए सबसे बड़ा रोड़ा होता है। सारे नौजवान ख़राब होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? दुनिया में तो पूरी तबाही से बचाने वाला जो तबका अक्सर रहा है वो नौजवान रहा है, और अभी भी कर रहा है। तो स्टीरियोटाइपिंग से बचना है, प्रेजुडिस नहीं रखना है पूरे एक कम्युनिटी के लिए। जैसे आज के दौर में अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ मज़हब के लोग, कुछ कास्ट के लोग ऐसे ही होते हैं। ये जो ऐसे ही होते हैं, लफ्ज़ ये कौन और कहाँ से आ गया, मुझे समझ में नहीं आता है। उस फ़र्द को आप कहिए। दूसरा एक मेजर चैलेंज है जो कम्युनल पोलराइजेशन हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। मतलब किसी भी बुनियाद पर, वो कम्युनल का मतलब सिर्फ मज़हब नहीं है, बल्कि वो ज़ुबान के बुनियाद पर, इलाके के बुनियाद पर, सक़ाफ़त के बुनियाद पर और मज़हब के भी बुनियाद पर समाज को दो तबके में बांट देना। और फिर क्या करना है? उसके ज़रिए ये देखना है कि हमारे ऐसे इंटरेस्ट पूरे हो जाएं जिससे नेशन को नुकसान हो, जिससे मुल्क को नुकसान हो, और जिससे समाज की सेहत पर काफ़ी तकलीफ़ हो। समाज की सेहत का मतलब है समाजी जो
रिश्तेदारी है, समाजी मेल जोल है, समाजी रहन सहन है, वो बिखरने लगता है, टूटने लगता है, पड़ोस को पसंद नहीं करता है। ये कम्युनल पोलराइजेशन बड़ा आसान सा हथियार रहा है नए दौर में, कम से कम मैं कह सकता हूँ पिछले 100-150 सालों में और ज़्यादा रहा है। तीसरी एक बहुत अच्छी बात है जिसे हम सिर्फ इना समझे कि हिंदुस्तान ही उसका शिकार है, वो दुनिया के मगरबी ममालिक भी और ज़्यादा शिकार है, हमसे पहले हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स। इसकी सबसे बड़ी चैलेंज है चूँकि डिजिटल टेक्नोलॉजी, नए साइंटिफिक जो इनोवेशंस हैं वो वेस्ट में पहले आया, ज़ाहिर है वो तरक्की याफ्ता मुल्क हमसे ज़्यादा हैं तो पहले वहाँ आया, तो उन्हीं जगहों पर सोशल मीडिया पहले आया और इसकी जो लानत मिली सबसे पहले उन्हीं मगरबी ममालिक को मिली। अमेरिका में मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स की जो इंडस्ट्री है हमसे बहुत बड़ी रही है और काफ़ी पहले रही, हम तो शायद आज उससे उलझ रहे हैं। तो कैसे इन चीज़ों को हम कुछ मिनटों में समझें और कैसे देख पाएँ, तो ये चैलेंज दरअसल एक समाजियाती नज़रिए से देखा जाए, मैं समाजियात का एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, ज़ाती तौर पर किस तरह हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसी मासी जो गैर बराबरी, इकोनॉमिक इनक्वालिटी है, वो क्यों है भाई, ये कौन जिम्मेदार है? मजहबी टेंशन जो क्रिएट होते हैं कौन जिम्मेदार है? समाजी टेंशन जो सोशल टेंशन्स होते हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो ज़ियाउद्दीन है, डॉक्टर अफरोज़ हैं या कोई और है? इन चीज़ों को हमें पहचानना होगा और उसे समझना पड़ेगा कि क्रिएट कैसे होता है। और जब इन चीज़ों को हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि जैसे ही हम समझने लगेंगे इन मसलों को, उनका स्पेस श्रिंक करने लगता है, उनकी जगह कम होने लगती है और अच्छी इनके बरक्स जो सोच रखने वाले लोग हैं उनकी समझ डोमिनेंट होने लगती है। वो डोमिनेंट है जिसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं डोमिनेंट नैरेटिव। वो डोमिनेंट नैरेटिव दरअसल पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा अहम मामला है। आखिरी बात इसमें मैं जोड़ता ही चलूँ, इन चैलेंजेस को डिसअपियर कैसे किया जाए। चैलेंजेस तभी डिसअपियर होंगे जब चैलेंजेस को आप चैलेंज करेंगे, उन चैलेंज को जब आप अपने हाथों लेंगे तभी तो उससे लड़ाई लड़ेंगी। अक्सर ये होता है कि लोग पेसिमिस्ट हो जाते हैं, अब हिंदुस्तान में क्या होगा, हम तो बहुत करीब हैं, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हम किसी इतनी बड़ी आबादी को खाना नहीं खिला सकते। हमने खिलाया 1960s-70s में, हम रोज़गार नहीं दे सकते, 90s में हमने रोज़गार दिए, हमने कहा तालीमी इदारे नहीं है, हम नहीं पढ़ा सकते, हमने पढ़ाया, हमने 36 पॉइंट एनरोलमेंट बढ़ा दिया हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन में। एक फ़र्ज़ करिए पिछली लोअर कास्ट और मुस्लिम्स कहते हैं हम नहीं पढ़ सकते, जो 5% था वो 16% हो गया मुसलमानों का हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट। कैसे हुआ भाई? ये तभी हुआ जब समाज ने अहद किया और मुल्क की सियासत ने उस मौजू को संजीदगी से ली और स्टेट की पॉलिसी का हिस्सा बनाया। और इन चीज़ों पे जब गुफ्तगू होगी पोलराइजेशन मिनिमाइज होता है, रिड्यूस होता है और कम्युनल हारमोनी की बातें करने की नहीं है, वो दिखती हैं, वो एहसास किए जाते हैं और लोग उसको एंजॉय करते हैं। और मुझे लगता है इन तमाम बातों पे अगर गुफ्तगू हो तो सद्भावना दिवस को ज़्यादा खराज हकीकत पेश की जा सकती है। आपने जिन बातों पे बात की, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर बेशतर लोगों के जहन में हर दिन ये इन चीज़ों से उलझते हैं और इन मसाइलों को हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्क़वारियत, जी, आप देखेंगे कि डिजिटलाइजेशन ने इसको किस तरह से बड़े पैमाने पे असरअंदाज करते हुए हमें हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो आपने उन सारी गोशों पे बात की, लेकिन आप ये देखें कि डिजिटलाइजेशन ने किस तरह से कम्युनिटी को, हम कहते हैं कि सोशल कनेक्ट होते हैं हम, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्कनेक्ट होते हैं। आप किस तरह से कम्युनिटी जो प्रेजुडाइज और उन चीज़ों से हम अपने उनके रिश्तों को हम इस तरह से मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, तो ये और भी एग्रावेट हो जाता है, ये सिचुएशन और भी क्राइसिस लेकर के आता है। तो दोस्तों हम इन इश्यूज़ पे बात कर रहे थे, ये बहुत ही सीरियस नेचर के हैं जो मौजूदा हमारा मुल्क जो है गुज़र रहा है। हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. You're listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM.
we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to अर्ज किया है. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानो 90.0 FM पर. आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के बाबाक, मुनफरिद और फिक्र अफरूज शायर यगाना चंगीजी से. यगाना चंगीजी का असल नाम मिर्जा वाजिद हुसैन यगाना चंगीजी था. उनका जन्म 1884 में पटना में हुआ. वो उर्दू शायरी के उन चंद शुआरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने रिवायती सोच से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाई. यगाना साहब अपनी खुदागाही, इनफिरादियत और बेबाक लहजे के लिए मशहूर थे. उन्होंने अपनी शायरी में अंधी तकलीद के बजाय आज़ाद फिक्री और शख्सियाती तजुर्बे को अहमियत दी. यगाना चंगीजी की गज़लों में खुदी, इंसानी वफादारी, जिंदगी के तजुर्बात और फिक्री आज़ादी का गहरा रंग मिलता है. उनका अंदाज़ी बयान सादा लेकिन निहायत पुरअसर था. उनके कलाम में एक ऐसी सच्चाई और जुर्रत नजर आती है जो सामईन को सोचने पर मजबूर कर देती है. आइए उनके चंद मशहूर अशार सुनते हैं. आ रही है ये सदा कान में वीरानों से, कल की है बात कि आबाद थी दीवानों से. और एक और दिलनशीन शेर मुलाहिजा हो. मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपनी नाम लिखवाना नहीं आता. यगाना चंगीजी ने उर्दू शायरी को एक नया फिक्री ज़ौक़ दिया. उनका कलाम रिवायत से गुफ्तगू करता है मगर अपनी राह खुद तलाश करता है. इसी वजह से उन्हें उर्दू अदब का एक मुनफरिद और यादगार शायर माना जाता है. उर्दू अदब की तारीख में यगाना चंगीजी का नाम आज़ाद फिक्र, खुददारी और बेबाक इजहार की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा. इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ. आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानो 90.0 FM पर. खुदा हाफिज. आप सुन रहे थे अर्ज किया है. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. ब्रेक के बाद आप सबका खैर मकदम है दोस्तों. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू FM 90.0. सोसाइटी मैटर्स में हम एक अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिनमें सद्भावना है, जो जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं मेहमान खुसूसी डॉक्टर के.एम. जियाउद्दीन साहब से. सर, उसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं जी. कि डिजिटलाइजेशन ने किस तरह से जो है फ़र्क़वारियत को और ज़्यादा मज़ीद इजाफ़ा कर दिया और किस तरह से कम्युनिटियों के बीच में एक और ज़्यादा दूरियां पैदा कर दी हैं. जो हम सोशल डिजिटल से हम उम्मीद करते थे कि कम्युनिटी को नज़दीक लाएंगे, मसाइल को हल करेंगे, तो ये हमें एक और नए तरह के चैलेंजेस से रूबरू करवाता है. आपने सारी चीज़ों पे बात की, लेकिन एक जैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है जो हमारा स्ट्रेंथ भी हम उसको मानते हैं, मजबूती भी मानते हैं. क्या आप समझते हैं कि ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी अपने आप में एक मसाइल है जिसमें मुख्तलिफ जो आइडेंटिटी है वो खुद ही प्रॉब्लम है, या आप इस मसले का हल आप ढूंढ देखते हैं कि इन साख्तों को किस तरह से सियासी जमातें और वैसी समाजी तौर पे उसको एक तकसीम करती है, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, या फिर आप उसको किस तरह से जो है कम करने की कुछ आप बता सकते हैं?
जी, बहुत अच्छा सवाल है कि किस तरह से डिजिटल मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी ये बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी लफ्ज़ आते ही हम सब घबरा जाते हैं और घबराना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी से नहीं जुड़ी बल्कि ये तमाम लोगों की ज़ाती ज़िंदगी को भी पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाती है। इसके फ़वाइद बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन दरअसल किस तरह से इसको इस्तेमाल किया गया है समाज में, ये समाज के पस मंज़र पर डिपेंड करता है। आपकी सोसाइटी कैसी है? ये मौज़ूअ है जो सोसाइटी मैटर्स में है। सोसाइटी दरअसल ये अहम है कि हमने अपने समाज में किन बातों पर ज़्यादा तरजीह दी है, नींव किस पर रखी है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ फाउंडेशन ऑफ योर सोसाइटी। अक्सर लोग कहते हैं हमारा समाज बहुत मुस्तरक़ा समाज है, जॉइंट फैमिली को बहुत फ़रोग़ देता हुआ हिंदुस्तानी समाज रहा है, कॉमन किचन रहता था, कॉमन प्रॉपर्टी है, एक बड़े छोटे छोटे बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, कुंबे नातेदारी की बड़ी अहमियत होती है। लेकिन मैं जब देखता हूँ सोशियोलॉजिकली तो देखता हूँ इन सब की मौजूदगी थी और है अभी भी। लेकिन अक्सर ये तमाम एजेंसीज़ प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते रहे हैं। जैसे आप बच्चों की घर बार में जेंडर इक्वालिटी की बात करें, नेबरहुड में अच्छे नेबरहुड रिलेशनशिप की बात करें तो ये तमाम चीज़ें तो हमें झलकती नहीं हैं। और हिंदुस्तान में लैंड और ज़मीन के मवाक़ पे जितने प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं वो क्यों ना हम इससे दूर किनारा कशी कर लें, राइट? तो समाज में जब ऑलरेडी उलझने हैं और वहाँ एक और टेक्नोलॉजी आ जाए तो उस टेक्नोलॉजी में जो कंटेंट जाएंगी वो कहाँ से जाएंगी? वो किसी दूसरी दुनिया से तो नहीं आएंगी। तो वहीं से झगड़े, वही फसाद, वही दिक्कतें, वही सोशल टेंशन, वही रिलीजियस टेंशन्स, उस कंटेंट वहीं से बन रहा है और कंटेंट क्रिएटर भी उसी समाज का फ़र्द है। उस फ़र्द की भी ट्रेनिंग कितनी होगी जब ज़िंदगी का ज़्यादातर लम्हा वो वहीं गुजार रहा होगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मुख्तसर कि डिजिटल मीडिया ने बहुत सारे चेंजेस लाने की इम्कानात पैदा किए थे लेकिन उसका इस्तेमाल किस ट्रेनिंग के बाद किस तरह के लोग कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अगर इन चीज़ों पे बहस होती और अभी भी हो जाए तो उसका इस्तेमाल थोड़ा बेहतर हो सकता था। अक्सर ये देखेंगे कि डिजिटल मीडिया की बात होती है, आजकल डिजिटल सिटीजन्स की बात होने लगी है ना। और हमने अभी देखा है जेनजीज़ का जो एक पूरा एक राइट अप से हज़ारों लाखों लोग लिख रहे हैं, उस पर कंटेंट बना रहे हैं, वो इस दौर को रिकॉर्ड कर रहा है, आर्काइव बना रहे हैं। लेकिन क्या हमने इसके पहले सोचा नहीं था कि ऐसे मसाइल हमारे सोसाइटी में है, हमारे मुल्क में है? सोचा हमने, लेकिन हमने वो कंटेंट क्रिएट नहीं किया, हमने लोगों के सामने कंटेंट में ज़ाहिर नहीं किया, पब्लिक कॉमन गुड का हिस्सा नहीं बनाया। जब हम कॉमन गुड का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो दरअसल वो टेंशन्स जो ज़िंदा थे वो और मजबूत होते जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी इस बात होता है कि लोग खुद मिलें एक दूसरे से, समाजी रवाबित कमज़ोर होते जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप जब किसी से मिलें तो आपको ये ख़बर हो कि इनका नाम क्या है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी मिजाज कैसे हैं, ये क्या काम करते हैं, किस तरह के मुद्दों पर इनका इंटरेस्ट है। ये जो सोशल डिस्कोर्स है वो दरअसल अनजानेपन में तो नहीं होगा। और ये जो डिजिटल मीडिया ने हमें उस दूरी को और बढ़ा दिया है, एनोनिमिटी बेगानगी बहुत पैदा कर दी है, जिसके वजह कर उसमें कंटेंट जाने वाली हैं वो फ़िल्टर नहीं होती हैं, उस पर ना उस पूरे मवाद पर चेक एंड बैलेंस नहीं है और इसके वजह कर लोगों की जो आइडेंटिटीज़ हैं उसकी पॉजिटिविटी नहीं आती सामने। तालीमी इदारों में जब हम लोग आते हैं तो डायलॉग करते हैं, हम डिबेट करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। क्यों करते हैं? कितने सारे कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स करते हैं। क्यों करते हैं? इन सब का तो एक ही मकसद है कि हम सीखें एक दूसरे से। और ये लर्निंग प्रोसेस दरअसल प्रॉस्पेरिटी लाती है, ये लर्निंग प्रोसेस इनोवेशन से लाता है, ये एक्सचेंज प्रोसेस एक दूसरे के साथ रहने की सहनशीलता बढ़ाती है, टॉलरेंस बढ़ाती है। और सद्भावना दिवस के पस मंज़र में मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड अदर्स हाउ कैन यू डेवलप पेट्रियोटिज़म पे बड़ी ज़ोर दी जाती है और हमेशा से देती है, हर मुल्क देती है। लेकिन जब आप पड़ोस के इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप मुल्क से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? तो ज़रूरत इस बात की कि मोहब्बत अफेक्शंस हमें नेबरहुड से बनाना है, पड़ोस से बनाना है, वो कोई भी हो, क्योंकि वो मेरा फेलो सिटीज़न है। तभी दरअसल आज का यंग इंडियन बहुत प्राउडली कर सकता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं तमाम कंटेंट्स, तमाम मीन्स को मैं बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे
मानू रेडियो एफएम में। आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 एफएम का वेलफेयर शो। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन, एक ऐसा निज़ाम जिसने बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाया और इंसानी तहजीब को तरक्की की राह दिखाई। सोचिए, एक किसान आसमान की तरफ देख रहा है। उसकी सारी उम्मीदें सिर्फ बरसात पर टिकी हुई हैं। अगर बारिश हो गई तो फसल होगी, और अगर बारिश ना हुई तो मेहनत भी चली जाएगी और अनाज भी। इसी परेशानी ने इंसान को एक नया रास्ता दिखाया, इरिगेशन यानी सिंचाई का निज़ाम। दोस्तों, इरिगेशन का मतलब है नदियों, झीलों, कुओं या दूसरे जरिए से पानी को खेतों तक पहुंचाना, ताकि फसलों को सिर्फ बारिश पर निर्भर ना रहना पड़े। आज दुनिया की ज्यादातर खेती इसी निज़ाम की बदौलत मुमकिन है। लेकिन सवाल ये है कि सिंचाई का निज़ाम सबसे पहले कब शुरू हुआ? आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक इरिगेशन की शुरुआत लगभग 6000 BCE में मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के इलाके में हुई। वहां टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों का पानी कैनाल्स यानी नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाता था। इस निज़ाम ने बंजर जमीन को जरखेज बना दिया और पहली बड़ी सभ्यताओं की बुनियाद मजबूत की। इसके बाद प्राचीन मिस्र यानी एंशिएंट इजिप्ट ने नाइल रिवर के सालाना सैलाब का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इजिप्शियंस ने बांध और कैनाल्स बनाकर पानी को संभाला और साल भर खेती करना मुमकिन बना दिया। अगर भारत की बात करें तो यहाँ भी इरिगेशन का इतिहास बहुत पुराना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में लगभग 2600 BCE के दौरान पानी की बेहतरीन प्लानिंग देखने को मिलती है। यहाँ कुओं, रिजर्वॉयर्स और ड्रेनेज सिस्टम्स के साथ साथ खेती के लिए पानी का मुनज़्ज़म इंतजाम भी मौजूद था। बाद में मौर्य और चोला हुक्मरानों ने तालाबों, नहरों और बांधों की तामीर को फरोग दिया। खास तौर पर तमिलनाडु का कल्लनाई डैम, जिसे ग्रैंड एनिकट भी कहा जाता है, लगभग 2nd सेंचुरी CE में राजा करिकाला चोला ने बनवाया था। ये दुनिया के सबसे पुराने और आज भी इस्तेमाल होने वाले इरिगेशन डैम्स में शुमार होता है। आज इरिगेशन टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो चुकी है। कैनाल इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन जैसे तरीके पानी की बचत के साथ ज्यादा पैदावार हासिल करने में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। दोस्तों, आपका ब्रेक के बाद खैर मकदम है। हम अपनी गुफ्तगू जारी रख रहे हैं सोसाइटी मैटर्स पे। हमारे सामने हैं प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद जियाउद्दीन साहब, जो
सद्भावना पे बात कर रहे हैं और दुनिया भर में सद्भावना ख़ास करके अपने मुल्क में जो गंगा जमुनी तहज़ीब के बारे में हम बात करते हैं और मौजूदा दौर में किस तरह की दुश्वारियाँ पैदा हुई, उनको हम किस तरह से जो है उनको हल कर सकते हैं और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो हमारा सदियों से प्रैक्टिस लिव्ड एक्सपीरियंस को हम किस तरह से और बेहतर तरीके से इसको हम सद्भावना में बदल कर सकते हैं। जैसा कि कुछ उम्मीद सर अभी जगी है, आपने देखा दुनिया भर में जेनजी मूवमेंट चले, हमारे मुल्क में भी इन्होंने बड़ी डिमांड किए, तालीम के मामले में ये बहुत इनकलाबी तब्दीली चाहते हैं और जिसको लेकर के सारी जो सियासी जमातें बहुत ही पॉजिटिवली इनको देख रही हैं। तो हम सर पूरी तरह से नाउम्मीद तो नहीं हो सकते, उम्मीद करते हैं कि ये जनरेशन है, ये हम इस जो प्रेजुडाइस और ये जो हेटेड और फ़र्कावारियत है, इन चीज़ों से हम उम्मीद करते हैं कि ये उन चीज़ों से ऊपर उठ करके और एक नई उम्मीद पैदा करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं? और इसमें एक चीज़ और जोड़ देना चाहूँगा कि जिस तरह से डिजिटल ने किस तरह से फेक इन्फॉर्मेशन और पोलराइजेशन और इको चैम्बर्स, इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं, किस तरह से आम जिंदगी को इसने जो है मसाइल पैदा कर दिए हैं। तो हमारे इस तालीमी अदारों का क्या रोल होगा, सिविल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में वो उनका क्या दखल होगा, किस तरह से ये इन चीज़ों को कम कर सकते हैं और सद्भावना को फ़रोग दे सकते हैं? बहुत शुक्रिया अफरोज़ साहब, ये बहुत अहम सवाल है। आखिरी जो बात आपने कही वहीं से मैं शुरू करना चाहता हूँ, आपकी इजाज़त हो। सिविल सोसाइटी जो लफ्ज़ है बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज़ है। हमारे वो तमाम सिटीजन्स जो इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे वो ख़ुद भी महसूस कर रहे होंगे कि हमारे अंदर सिविक सेंस तो है। सिविक सेंस सिविल सोसाइटी में एक बहुत अहम खूबी के तौर पर देखी जा सकती है। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे ट्रैफिक रूल फॉलो करनी है, दूसरों को तंग नहीं करना है, बहुत आवाज़ नहीं निकालनी है, पॉल्यूशन नहीं होनी चाहिए मेरी गाड़ी में, वगैरह वगैरह। तो ये सिविक जो अंदाज़ है वो दरअसल सिविल सोसाइटी का बहुत अहम हिस्सा है कि आप कॉन्शियस हों, आप जीते जागते ऐसे इंसान हों जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हों, और कंट्रीब्यूट जब करेंगे तो आपको मुनाफा तो मिलेगा, फ़ायदा होगा। तो एक फेलो सिटीज़न के नाते आप जब तमाम उन मौज़ूआत, तमाम मसाइल, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे, अपना बल भी देंगे, अपनी कोशिश भी देंगे, अपना जहन भी देंगे, तो सिविक सेंस डेवलप होगा और सिविल सोसाइटी फॉर्मेशंस में उसकी बड़ी रोल रहती है। चूँकि तालीमी इदारे या जो इदारे हैं कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे इस फॉर्मेशंस में, एजुकेशन का पर्पस कभी भी एग्ज़ामिनेशन, डिग्री, कॉन्वोकेशंस नहीं रहा है। ये तो एक ज़रूरत है, एक शॉर्ट टर्म ज़रूरत है किसी के लिए। दरअसल एजुकेशन का पर्पस मेरी नज़र में क्रिटिकल थिंकिंग है, तनकीदी नज़रिया पैदा करना है। उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग भी आप ला सकते हैं तालीमी इदारों के ज़रिए। एम्पैथी आनी चाहिए, एक ऐसा ख्याल, एक ऐसा अफेक्शन जो अब दूसरों से हमदर्दी ना दिखाए बल्कि ख़ुद को देखे कि वो किस तकलीफ़ से गुजर रहा हो, उसे एम्पैथी कहते हैं। वो सेंस ऑफ एबिलिटी ऐसा हो कि वो रिस्पेक्ट फुली, बहुत इज़्ज़त से, तमीज़ से तमाम डिफरेंसेस को अपना ले और ये माने कि ये हम दोनों में दरमियानी फ़र्क तो है, लेकिन ये तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि हम दोनों मुख्तलिफ हैं और कैसे साथ चलेंगे। ये दरअसल एजुकेशन का पर्पस है। एजुकेशन, एक तालीम याफ्ता इंसान से आप क्या उम्मीद करेंगे? ये उम्मीद करेंगे नहीं कि वो उन तमाम सवालों को फैक्ट से वेरीफाई करके, वैलिडिटी के साथ परख के आपके सामने रखे या कुछ भी ज़ुबान में आए बोलता जाए। तालीम का मकसद तो ये भी है, तालीम का मकसद ये भी है कि जो बात कही जा रही है उसको काउंटर करे, बताए नहीं ये सही नहीं है, ये हकीकत से परे चीज़ें हैं। तालीम गाहों में ये भी बताने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम सेकुलर लफ्ज़ कहते हैं, वो हमारे संविधान का हिस्सा है, उसे हम ज़िंदगी में भी ला सकते हैं और उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसी सेंटर ऑफ लर्निंग है जहाँ पे सिटीजन्स बनाए जाते हैं और इन खूबियों को अगर वहाँ रखा जाए तो हम डेमोनाइजेशंस कम करेंगे और डायलॉग ज़्यादा उनके अंदर ला पाएंगे। सो मोर डायलॉग, लेस डेमोनाइजेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल ये है कि क्यों इतनी आसानी से व्हाट्सएप में रीमर फैल जाती हैं?
किसी भी बात पे। और हज़ारों साल की मेहनत जो लोगों की है कि समाज में पीस, हारमोनी, जिसे सद्भावना कहते हैं हिंदी में, वो ज़िंदा रहने पे ख़तरे पे आ जाती है। होती ये है कि तालीम गाहों में संजीदगी कम होती जा रही है, वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। वहाँ हम हकीकी चीज़ों को पढ़ा नहीं रहे हैं या कम कर दिया हमने पढ़ाना। हमारे तरीक़े बदलने चाहिए और जिस तरीक़े को आज के नौजवान बच्चे समझना चाहते हैं उन तरीक़ों को अपनाएं। चैलेंजेस हम पर भी है, हम उन तमाम लोगों पर जो टीचिंग एंड लर्निंग में एक स्टेक होल्डर हैं, हम टीचर्स के नाते हैं, तो हमें भी कुछ सीखना पड़ेगा कि नए नौजवानों के साथ, नए बच्चों के साथ, जैसे आपने अभी कहा जेन जीज ने दुनिया में तब्दीली लाने की कोशिश की है, उसे कैसे ठीक की जाए। सो वो असल क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं कहना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान जिसको हम बनाना चाहते हैं, जिसकी मुस्तकबिल हम देखना चाहते हैं, ये सिर्फ सद्भावना एक आइडियल के तौर पर, आइडियल फैक्ट के तौर पर नहीं रही जा सकती है, बल्कि एक डिस्कोर्स के तौर पर, एक डायलॉग के तौर पर हमारी ज़िंदगी में से लाई जाए और वो डायलॉग दरअसल हमेशा बढ़ता जाएगा। डायलॉग्स मरती नहीं है, लेकिन अगर हम उसे एक आइडल वर्शिप, मूर्ति के तौर पर लिख कर रख देंगे दीवारों में, तो वो नहीं बढ़ेंगी। इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस बात को जहन में रखें कि डिस्कोर्स ही दरअसल सद्भावना को ज़िंदा रख सकती है और हमारी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकती है, एक फेलो सिटीजन्स को अच्छा बना सकती है। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस मौका, आज इस ख़ास दिन में मौका देने के लिए और सद्भावना पे अपने ख्याल रखने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने नहायत ही फ़िक्र अंगेज और अहम नुकात हमारे सामने रखे। आज की गुफ्तगू बहुत अहम थी। जो बात सामने आई वो ये कि सद्भावना सिर्फ एक दिन मनाने का नहीं है, बल्कि हर रोज़ ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, अमली ज़िंदगी का ये हिस्सा है। ये हमारे अल्फाज, हमारे रवैये, दूसरों से इख्तलाफात के तय हमारी सोच, सोशल मीडिया, हमारी ज़िम्मेदारी, मुआशरे में हमारे बाहमी ताल्लुकात हैं से जाहिर होती है। सद्भावना का आगाज़ किसी बड़े अदारे या हुकूमत से नहीं, बल्कि हमारे समाज से, हमारे मोहल्ले से, हमारे घरों से, हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू से होती है। इसी बात पे हम 20 अगस्त को इस दिन को ख़ुसूसी तौर पर सद्भावना दिवस के तौर पर मनाते हैं। एक बार फिर से हम मेहमान ख़ुसूसी सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। नाज़रीन, ये सुन रहे थे आप सोसाइटी मैटर्स पे प्रोफेसर ख़ाज़ा मोहम्मद जियाउद्दीन साहब को, जिसमें हम सद्भावना पे बात कर रहे थे। आज का ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम हुआ। आइंदा हम किसी और मौजू पे बात करेंगे इसी रेडियो मानू पे। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़। You are listening to Society Matters on Radio Manu 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।